हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। अभी हम पॉलिटी की थ्योरी कर रहे हैं। आपको पता है हम 6 क्लास की थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी पॉलिटी की। ठीक है। जो हमारे थ्योरी के चैप्टर्स हैं 6, 7, 8 हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ। मैं हर वीडियो में आपको बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो शॉर्टकट में मत जाइए, थोड़ा सा जो थ्योरी है वो भी पढ़ना जरूरी है। थ्योरी जरूर पढ़िए, क्योंकि सीटेट में कहीं से कुछ भी आता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक एक लाइन हमें अच्छे से पढ़ना है। बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं या जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, वो चीजें मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो प्लीज आप थ्योरी जरूर पढ़ें। अभी पॉलिटी में हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की थ्योरी तो कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी में हम कर रहे हैं 6 क्लास की पॉलिटी है, चैप्टर नंबर 3, सरकार क्या है। पॉलिटी में कम चीजें हैं। मैं कोशिश करूंगी कि 6 क्लास का करा के उसके बाद जो मैराथन क्लास है उसमें जो इम्पोर्टेंट है पॉलिटी की, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको करा दूं। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी साथ के साथ मैं करा रही हूँ और कराती भी रहूंगी आगे। एग्जाम तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम करेंगे, साथ में हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कराते हैं, चैप्टर करते हैं। क्या है चैप्टर? चैप्टर 3, सरकार क्या है। अभी हम पिछले 2 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं रूढ़िवादी धारणा, भेदभाव, पूर्वाग्रह। ये सब चीजें बेटा आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। जो क्वेश्चन अभी जो हम क्वेश्चन मतलब कि जो 2024 का जो था पेपर अभी जो हो चुका है, उसमें भी हम देख चुके हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये रूढ़िवादी धारणा, पूर्वाग्रह, असमानता, ये भेदभाव की, ये सब क्या है। एक सेंटेंस उसमें दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये क्या है। ऑप्शन में आपके बहुत सारी चीजें रहेंगी। और जो सेंटेंस है, मान लीजिए कि ये है कि समीर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि समीर अमीर, एक समीर 1 और समीर 2। ठीक है। समीर 1 और समीर 2 क्या था कि समीर 1 को स्कूल जाने की मतलब कि छूट नहीं बोल सकते उसे। उनके पास इतने पैसे थे कि वो स्कूल जा सकता है। वो स्कूल गया, पढ़ाई किया अच्छा। और समीर 2 स्कूल नहीं गया और वो ट्रैफिक पे खड़े होकर अखबार बेच रहा था। ठीक है। तो इस तरह ये क्या है, मतलब समाज में जो इस तरह के भेदभाव हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, इसको क्या कहेंगे? तो रूढ़िवादी धारणा, पूर्वाग्रह या भेदभाव क्या कहेंगे, या असमानता। तो इसको क्या कहते हैं? असमानता। ठीक है। रूढ़िवादी धारणा क्या होती है? लड़के और लड़कियों में अंतर भी। लैंगिक रूढ़िवादी धारणा हुई। पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी के लिए हम नेगेटिव भावना, मतलब नकारात्मक भावना अपने दिमाग में बिठा लेते हैं किसी के लिए। जैसे कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए, जो एग्जाम्पल में था आपके चैप्टर में, कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए हम ये रूढ़िवादी पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में क्या होता है, सभी के दिमाग में गांव में रहने वाले लोगों के लिए, कि गांव में रहने वाले लोग कंजूस होते हैं, वो ज्यादा खर्च नहीं करते। ठीक है। और वही, और वो क्या होते हैं? कंजूस होते हैं, खर्च नहीं करते। साथ ही क्या है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हीं चीजों का नॉलेज कम होता है। वही शहर में रहने वाले लोगों के लिए क्या होती मतलब कि जो पूर्वाग्रह क्या होता है हमारे दिमाग में, तो क्या होता है कि शहर में रहने वाले लोग आलसी हैं, ज्यादा लेट तक सोते हैं, रात में भी लेट सोते हैं, सुबह लेट सो के उठते हैं, ज्यादा लेट तक सोते हैं। और क्या होता है? वो पैसों के पीछे भागते रहते हैं। तो ये क्या है? ये एक नकारात्मक भावना है, कोई अच्छाई तो नहीं बताया जा रहा है, नकारात्मक भावना है। तो ये सारे पूर्वाग्रह के लक्षण होते हैं। ठीक है। ये सारे पूर्वाग्रह कहे जाते हैं। रूढ़िवादी धारणा क्या होती है? किसी के लिए बहुत पहले से कोई बात दिमाग में बैठी हुई हो, सोच के चलते आ रहे हो, तो उसे हम रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। रूढ़िवादी धारणा बहुत तरीके से। लड़के और लड़कियों में अंतर। रोना, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, रोना तो लड़कियों का काम है। लड़कियां रोती हैं, लड़के थोड़ी ना रोते हैं। कोई कलर हो गया, पिंक कलर है, पिंक कलर तो लड़कियों का होता है, तुम पिंक पहन के आ गए। इस तरह की बातें, ये सब क्या होती है? रूढ़िवादी धारणा। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मैं पिछले चैप्टर में करा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है, उससे जरूर आता है क्वेश्चन, तो वो सब आपको जरूर पढ़ना है, देखना है। थ्योरी पढ़ते हुए आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है। थ्योरी हम पढ़ेंगे तभी हम अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या है अध्याय 3 में, क्या है चैप्टर 3 में, सरकार क्या है। अब देखिए, सरकार के कार्य कुछ यहाँ पे दिया गया है। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। सरकार से क्या होता है, क्या करते हैं? कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार ने बनाए। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो इसमें क्या होता है, सरकार क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये आपको बताना है। ओके। चलिए, तो हम देखते हैं। विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। हमें सरकार की जरूरत क्यों होती है? सरकार की जरूरत हमें क्यों होती है? अभी भी इलेक्शन चल रहा था। ठीक है। इलेक्शन का रिजल्ट सभी को पता होगा।
तो हमें सरकार की जरूरत क्यों होती है, गवर्नमेंट की जरूरत हमें क्यों होती है? तो विभिन्न निर्णय लेने के लिए जो बहुत तरह के कानून बनाए जाते हैं, जो डिसीजन लिया जाता है, वो सारे डिसीजन लेने के लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत होती है। क्योंकि कई करोड़ आबादी है हमारे भारत की, तो हर एक व्यक्ति कोई देश के लिए निर्णय नहीं ले सकता है। तो इसीलिए हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, वोट डालकर हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उन्हें प्रतिनिधि को चुनकर उन्हें निर्णय लेने की ताकत देते हैं कि वो हमारे सपोर्ट में निर्णय लें। तो ठीक है, हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे सपोर्ट में निर्णय लेते हैं। ओके, तो यही चीजें हैं कि विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए हमें सरकार की जरूरत होती है। ओके, आगे देखिए, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। क्या क्या काम होता है सरकार का? मतलब अपने देश के सपोर्ट में, हमारे देश के हित में जो जो चीजें हो सकती हैं, वो काम किसका होता है? सरकार का होता है। ठीक है, अपने देश के हित में, अपने देश के सपोर्ट में, जैसे देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, कोई दूसरा देश आके हमारे देश पर आक्रमण ना कर दे, हमारे देश पे अधिकार ना कर ले, और देश देश के अंदर दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। ठीक है, दूसरे देशों से भी शांतिपूर्ण संबंध, अच्छा संबंध बना के रखना, ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार का काम होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। न्यायालय भी क्या है? सरकार का अंग है। हमारे जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। याद रखिएगा, न्यायपालिका में ही न्यायालय होता है। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ओके, और ये तीनों अंग अपने आप में स्वतंत्र है। न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल स्वतंत्र है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो न्यायालय भी है वो सरकार के अंग है। 3 अंग मैं बता चुकी हूँ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है अगर ऐसे आ जाए कि सरकार के 3 अंग, मतलब कि सरकार, इनमें से कौन सा है जो सरकार के अंग नहीं है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों सरकार के अंग है। राष्ट्रपति भी सरकार का अंग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। ओके, कुछ नियमों की जरूरत कुछ नियमों की जरूरत होती है, तो सब पर लागू जो सब पर लागू होता है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। अब क्या होता है, हमें नियमों की जरूरत क्यों है, हमें सरकार की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम एक जगह रहते हैं। हम एक जगह रहते हैं, हमारे देश में बहुत सारी विविधता है। जरूरी नहीं है कि हमारी फैमिली और जो हमारे पड़ोस में रह रही है फैमिली, हमारी हर चीज एक हो। मतलब हमारे काम करने का तरीका, हमारी सोच, हर चीज एक हो, ये जरूरी नहीं है। अगर सरकार नहीं होती, कानून नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो हमें हमेशा हमारे अंदर एक डर बना रहता कि पता नहीं कौन आके हमारे घर चोरी करके जाए, क्योंकि उसे तो कोई डर ही नहीं होगा। अगर कानून नहीं होता, चोरी के खिलाफ कोई कानून ही नहीं होता, तो उसे क्या डर कि हम चोरी कर लेंगे तो हमें कुछ नहीं हो सकता। किसी को अगर थोड़ी सी लड़ाई होती, कोई एक दूसरे को मार देते, मर्डर कर देते, क्योंकि डर अगर नहीं होता कि हम किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत हो सकता है। इंसान के अंदर ये डर होता है ना। अभी लोग जो गलत काम करने में सोचते हैं, कई बार सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? एक डर होता है उनके दिमाग में। ठीक है, भगवान से डर बाद में होता है, पहले कानून का डर होता है। याद रखिएगा, भगवान का डर बाद में होता है, पहले कानून का डर होता है कि कानून से हमें सजा मिल सकती है। ओके, तो वही है कि जब हम इकट्ठे रहते हैं तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियमों की जरूरत होती है। कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, व्यवस्था की जरूरत होती है, बहुत नियमों की जरूरत होती है, इसलिए हमें सरकार की आवश्यकता है। वह नियम, सरकार क्या कहती है? नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ये ऊपर भी बता चुकी हूँ। अब है सरकार के स्तर। सरकार के स्तर मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। सरकार के जो स्तर होते हैं, 3, हमारे भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ओके, तीनों के कार्य अलग अलग हैं, याद रखिएगा। हमारे भारत में क्या होता है, 3 स्तर की सरकारें हैं, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और तीनों के कार्य अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कहते हैं। ये 3 प्रकार की सरकारें हैं हमारे देश में। बिल्कुल आपको याद रखना है, इसे अच्छे से याद रखना है। स्थानीय स्तर पर जैसे कि हम देखते हैं ना, गाँव में किसी एक गांव या 2-3 गांवों का एक समूह बनाकर पंचायत बनाया जाता है, पंचायती राज। स्थानीय स्तर की सरकार हो गई। ठीक है, शहरों में वार्ड होता है, वार्ड भी स्थानीय स्तर की सरकार हो गई। उसके बाद क्या हो रहा है, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री होता है ना, तो वो क्या हो गया, राज्य स्तर पे सरकार। उसके बाद केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री केंद्र स्तर के सरकार हो गए। ओके, तो ये 3 तरह की सरकार हमारे देश में। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है।
ठीक है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। ओके। और राष्ट्र स्तर की सरकार का मतलब संबंध है पूरे देश से होता है, अभी मैं बता चुकी हूँ। स्थानीय सरकार क्या होता है, गांव शहर और मोहल्ले के स्तर पर होता है। राज्य सरकार पूरे राज्य के स्तर पर होता है, राज्य के अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं राज्य स्तर पर वो काम करता है। और केंद्र सरकार होता है, उसके अंडर में पूरा देश होता है। ठीक है। केंद्र सरकार जिसे राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहते हैं, उसका संबंध क्या है, पूरे देश से है। केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी उसका असर पूरी देश की जनता को झेलना पड़ेगा। ओके। झेलना पड़ेगा ये सही वर्ड नहीं है, मतलब कि पूरी देश की जनता को उससे फायदे होते हैं। अब चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये दो चीज मैं अंडर हाईलाइट की हूँ, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है। हमारे देश में एक 29वां राज्य कौन है, तेलंगाना है। याद रखिएगा, हमारे देश का जब मतलब देश की आजादी के बाद जो सबसे पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है। देश की आजादी के बाद भाषा के आधार पर, देश की आजादी के पहले 11 या 12 ऐसे राज्य थे, मतलब 1947 से पहले, 1947 से पहले हमारे देश में 11 या 12 स्टेट थे, राज्य थे। और देश की आजादी के बाद जो सबसे पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। और क्यों बना था, भाषा के आधार पर। ठीक है। उसमें बहुत सारे आंदोलन हुए थे उस समय, क्योंकि जो हमारे कांग्रेस के नेता थे और गांधी जी थे, वो अब राज्यों को बंटवारा, क्योंकि वो झेल चुके थे कि पाकिस्तान और भारत के विभाजन में कितने सारे लोग मारे गए थे, इसलिए अब वो चाह रहे थे, जबकि आजादी के पहले ये बात हुई थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया जाएगा, मतलब राज्यों को बांट दिया जाएगा। लेकिन जब इतने सारी मतलब हत्याएं हुई लोगों के साथ, इतना ज्यादा क्या उसको कह सकते हैं, मतलब सामूहिक हत्या हुई थी, तो जो हमारे देश के राष्ट्रीय नेता थे वो सारे डर गए थे। उन्हें ये लग रहा था कि अब अगर हम राज्यों का विभाजन करेंगे तो फिर से कुछ वैसा माहौल ना बन जाए, इसलिए वो राज्यों का विभाजन नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन आंध्र प्रदेश में इसके लिए बहुत ज्यादा आंदोलन होता रहा, आंदोलन हुआ और हारकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया 1947 के बाद। भाषा के आधार पर तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था, आजादी के बाद सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था, भाषा और किस आधार पर बना था, भाषा के आधार पर। याद रखिएगा हमेशा ही, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर या सीमा के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ था। और ये आजादी के पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि जो राज्यों का विभाजन होगा भाषा के आधार पर होगा। और वही आंध्र प्रदेश में 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया 2 जून 2014 में। ठीक है। और भारत का 29वां राज्य बना। अब है 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। पहले लद्दाख जम्मू और कश्मीर का पार्ट था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया, और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर है। अब चलिए सरकार एवं कानून। देखिए क्या है, किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या गति, उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तो सरकार कानून इसीलिए तो बनाती है किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। ओके। सरकार के प्रकार किस किस तरीके से होते हैं, राजतंत्र, लोकतंत्र, बहुत अच्छे से पता है आपको। लोकतंत्र से पहले भारत में क्या था, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में राजतंत्र था, उसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ जिसे औपनिवेशिक शासन कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ, लोकतंत्र आया भारत में। देखिए सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, आंसर आपको देना है। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, तो सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो शक्ति उन्हें कौन दे रहा है, तो वो शक्ति उन्हें कौन दे रहा है, जनता दे रही है, लोग दे रहे हैं, हम ही दे रहे हैं ना वो शक्ति उन्हें। लोकतंत्र में वो शक्ति उन्हें हम देते हैं, जनता ही उन्हें लोकतंत्र में ये शक्ति देती है ताकि वो निर्णय ले और कानूनों का पालन करवा सके। ठीक है। और जनता, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती थी। यही राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में कोई जनता राजा को शक्ति नहीं दे सकती, राजा आखिरी निर्णय राजतंत्र में राजा ही लेता है। ठीक है। राजा या रानी जो भी है वही आखिरी निर्णय लेते थे राजतंत्र में। और जो उनके मंत्रीगण होते हैं छोटे समूह में, वो उनको
मतलब कि राय दे सकते हैं लेकिन निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आखिरी निर्णय राजा का होता है। देखिए यहाँ एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। ओके, और जो आखिरी निर्णय होता है, देखिए राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उनके पास, उसी के पास होती है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? राजा के पास ही होती है। सलाहकार उन्हें राय दे सकते हैं, निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब देखिए क्या है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या है? लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र की परिभाषा है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। जनता के द्वारा यानी कि जनता खुद अपने मंत्री को चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जनता के द्वारा हम वोट डालकर चुन रहे हैं। जनता जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। जनता के लिए क्यों है? क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को अपने लिए तो चुनती है कि हमारे लिए अच्छा काम करे वो जाके। और जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। जनता का शासन इसलिए है कि जो प्रतिनिधि चुनकर हम सत्ता में भेजते हैं वो सत्ता हमारे लिए काम करने के लिए बाध्य है। ठीक है, वो हमारे लिए बाध्य है कि वो हमारे सपोर्ट में काम करे। देखिए आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे याद रखिएगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, जो है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज और है। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी, अब देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, उसके बाद थोड़ी सी चीजें दी गई है कि आजादी के पहले कैसा माहौल था भारत में, जो आपको मैं हिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं उसे हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा बता रही हूँ कि इससे आपका क्लियर हो जाएगा। आजादी के पहले क्या था? औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेबर क्लास के जो लोग होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, अनपढ़ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जो पढ़े लिखे अमीर लोग होते हैं पुरुष, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था आजादी के पहले। तो उसी पर गांधी जी का कहना था। यंग क्या है? यंग इंडिया पत्रिका है, किसने लिखी है? गांधी जी ने लिखी है। बिल्कुल आपको याद रखना है, यंग इंडिया पत्रिका 1931 में लिखा गया। 1931 में लिखने वाले कौन है? गांधी जी। उनका विचार क्या था? यंग इंडिया पत्रिका में मैं लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, वो संपत्ति या शिक्षा नहीं, पर संपत्ति और या शिक्षा नहीं, वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। इसमें क्लियर है कि गांधी जी के दर्द जो होते हैं, कि उनके अंदर जो गरीबों के प्रति दर्द था, वो क्लियर है कि गांधी जी क्या कह रहे थे कि मैं ये सहन नहीं कर सकता कि जिनके पास संपत्ति है सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। इससे क्लियर है ना कि वही वोट दे सकते थे जो गरीब थे, समझदार थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी या पैसे नहीं थे, तो वो वोट नहीं दे सकते थे। तो ये सेंटेंस भी आ सकता है, वैसे तो बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन आ सकता है कि ये किसने कहा है, तो ये गांधी जी के विचार है। क्लियर है? तो ये चैप्टर आपका हो गया। चैप्टर में बहुत कम चीजें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल आपको क्लियर करना है, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, समझना है, रटने वाली कोई चीज नहीं है, समझ के याद करना है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि पेडालॉजी के क्वेश्चन भी जो हैं वो सिविक्स से ज्यादा आते हैं, सिविक्स से रिलेटेड ही पेडालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, सिविक्स से ही आता है। मैं जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराती हूँ तो उसमें मैं आपको बताती रहती हूँ कि सिविक्स से ही है। ठीक है, तो पेडालॉजी के क्वेश्चन जो 90% होंगे या 80% मान लो आप, सिविक्स के ही है क्वेश्चन पेडालॉजी के। सिविक्स से क्वेश्चन वैसे कम आते हैं, लेकिन पेडालॉजी में ये क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपको सिविक्स भी ध्यान से पढ़ना है। ओके, पॉलिटी भी ध्यान से पढ़ना है। चलिए, अब चैप्टर 3 था, अब मैं चैप्टर 4 कराऊंगी आपको इसी वीडियो में। ये है हमारा चैप्टर 4 पंचायती राज। अब एक एक चैप्टर पंचायती राज, फिर राज्य शासन, फिर केंद्र शासन, इस तरह से चैप्टर आएंगे। ओके, दो चैप्टर में, 2 चैप्टर प्रीवियस वीडियो में करा चुकी, इसमें भी 2 चैप्टर कराऊंगी। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी करके मैं पॉलिटी खत्म कराऊं, और साथ के साथ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कराती रहूं। और मैराथन क्लास में बहुत जल्दी कराऊंगी, मैं उसके लिए मटेरियल तैयार कर रही हूँ मैराथन क्लास के लिए। हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, तीनों के लिए मैराथन क्लासेस होगी आपकी, अलग अलग होगी हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी की मैराथन क्लासेस, या तो कंबाइंड करके कराऊंगी या अलग अलग कराऊंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी क्लासेस होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी कि उसकी लाइव क्लास ली जाए, ताकि आप साथ के साथ उसमें आंसर देते रहें। अगर आप कंफर्टेबल हैं लाइव क्लास के लिए, तो मुझे प्लीज टाइम बताइएगा कि किस टाइम में क्लास ले सकती हूँ, ताकि आप सारे उसमें ऐड हो सके और टेस्ट दे सके। तो मैं टेस्ट सीरीज तैयार करवाऊंगी। ठीक है,
लेकिन इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको मैसेज करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा कि इस टाइम आप कंफर्टेबल हैं, तो उसी टाइम मैं लाइव क्लास लूंगी। और साथ के साथ आपको जवाब भी देना है, यानी कि लाइव क्लास का मतलब है जब मैं इंपॉर्टेंट क्लास करवा रही हूँ तो इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ तो उसके लिए आपको तैयार रहना है जवाब देने के लिए, क्योंकि अगर आप मेरी पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आप फटाफट जवाब देंगे, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सोशल साइंस में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 पंचायती राज। देखिए क्या है, सबसे पहले ग्राम सभा, ठीक है। पंचायती राज का जो मुख्य चीज है वो क्या है, ग्राम सभा। गांव में सभी लोगों की सभाएं होती है, बैठक होती है, उसे ग्राम सभा कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा क्या है, इसमें तो क्या होता है, ग्राम सभा एक पंचायत में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क यानी कि जो 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं। ऑप्शन में उसमें ये था, एक तो यही ऑप्शन था, दूसरा ये था कि ग्राम सभा पंचायत में रहने वाले सारे पढ़े लिखे लोगों की सभा होती है। और कई ऑप्शन थे उसमें, एक तो पढ़ा लिखा था, और भी ऐसे ऑप्शन थे कि जो लोग मतलब कि पैसे वाले हैं उनकी सभा है, या फिर जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं उनकी सभाएं होती है। तो नहीं, ग्राम सभा क्या है, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। जितने भी वयस्क हैं, जितने भी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, सभी की सभा है ग्राम सभा। ग्राम सभा में सभी जाके बैठ सकते हैं और सभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है कि उनमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा, जैसा एक उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। मैं आपको अभी बता चुकी हूँ पिछले चैप्टर में कि ग्राम जो पंचायत होता है, जो पंचायती राज होता है, उसमें एक गांव का हो सकता है या फिर कई गांव का हो सकता है। मतलब कई राज्यों में क्या होता है, हर गांव की ग्राम सभा की बैठकें अलग अलग होती है। मतलब ग्राम, क्योंकि क्या होता है, एक गांव के जो लोग होते हैं वो दूसरे गांव में जाके नहीं बैठक, ग्राम सभा की बैठक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सारे लोग। तो इसलिए हर गांव में क्या होता है, ग्राम सभा की बैठकें कहीं कहीं अलग अलग होती है कई राज्यों में। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से उससे ज्यादा है, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है और जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में है, वो ग्राम सभा का सदस्य है। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, जिसे वोट देने का अधिकार है, ओके, जिसे वोट देने का अधिकार है और जिसके गांव की मतदाता सूची में जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। बिल्कुल क्लियर है, याद रखना है आपको कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, सभी लोग, उस गांव के सभी लोग, पंचायत के सभी लोग जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं, यानी कि जो वयस्क हैं, जिनकी मतदाता सूची में नाम है, जो लोग वोट देने का अधिकार जिन्हें मिल चुका है, तो वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ है, एक ग्राम पंचायत कभी वार्डों, हम ग्राम पंचायत की बात सुनिए। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। ग्राम पंचायत क्या होता है, कई वार्डों में बटी होती है और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके पास पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है पंचायत का मुखिया, याद रखिएगा। पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है ग्राम पंचायत का गठन। बिल्कुल क्लियर है, जो जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मतलब अंडरलाइन कर रही हूँ, उसे आपको याद कर लेना है। याद नहीं करना, समझ लेना है, ठीक है। इसमें याद करने की कोई चीजें नहीं है, समझने की चीजें हैं, समझना है आपको। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती थी। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है उसका चुनाव होता है, चुनाव नहीं होता, उसका क्या होता है, सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है। सचिव का चुनाव नहीं होता, याद रखिएगा बिल्कुल। सचिव का क्या होता है, सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है, ओके। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना। क्या काम है सचिव का, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा वहां पे हुआ है उसका रिकॉर्ड रखना। क्लियर है। अब देखिए क्या है, ग्राम सभा एक दूसरे जो भी बोल रही हूँ मैं, आपको नोट करना है, समझ लेना है, याद करना है, समझना है, ओके। ग्राम सभा ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखे। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर सेट कहते हैं।
बस इतना मैं इसमें ये बताना चाह रही थी कि जो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम होता है उसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, वाटर सेट कहते हैं। क्लियर है। नालों पर चेक डैम यानी छोटे बांध बनाए गए थे। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि चेक डैम क्या है। चेक डैम किसे कहते हैं, छोटे छोटे बांधों को चेक डैम कहते हैं जो नालों पे बनाए जाते हैं। ओके, अब आगे आते हैं, देखते हैं क्या है जो इम्पोर्टेंट है। ये एक स्टोरी है कि ग्राम सभा की बैठक हुई थी तो उसमें पानी की जो दिक्कत थी उसके लिए मतलब कि लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि हम ये करते हैं वो करते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, उसका पाइप और नीचे कर लेते हैं। मतलब इस तरह की चीजें वहां पे ग्राम सभा बैठकों में बातें हो रही थी। ओके, फिर ये बात भी हुई थी कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं, क्या होता है गांव में ये चीजें, गांव में नहीं बोल सकते, हर जगह होता है ये, कि जो पैसे वाले हैं वो अपना दबदबा बनाकर अपना नाम क्या करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे नीचे के भी जो उनके मतलब कि सपोर्टर होते हैं उनका नाम लिख देते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, ताकि उनको फायदा मिल सके। ओके, तो ये सारी यहाँ पे बातें हो रही थी। अब देखिए ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करना है। क्लियर है। ग्राम पंचायत का क्या होता है, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठकें होती हैं, उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करना होता है। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, ऊपर मैं बता चुकी हूँ। उसका मुख्य काम क्या होता है, उस नियमित रूप से इसकी बैठकें होती हैं, उनका मुख्य काम क्या होता है, उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। ओके, अब देखिए ये है ग्राम पंचायत के काम, ये आपको समझ लेना है अच्छे से। ग्राम पंचायत के काम क्या क्या होते हैं, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। याद रखिएगा जो भी सार्वजनिक सार्वजनिक उपयोग की चीज है उसका निर्माण और रखरखाव का काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का, अपने पंचायत क्षेत्र में। ओके, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये काम भी ग्राम पंचायत का है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ओके, सरकार जो योजनाएं लागू मतलब चला रही है वो ग्राम में पंचायत में लागू करने का काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का। क्लियर है, तीनों चीज आपको समझ लेना है अच्छे से। गांव में जो चीजें लागू होती है वो काम होता है ग्राम पंचायत का। अब ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या क्या होते हैं, आमदनी के स्रोत मानो वो पुल बना रहा है, चेक डैम बनवा रहा है, हैंडपंप लगवा रहे हैं, सार्वजनिक भवन बनवा रहे हैं, तो ये उनके पास पैसे भी तो होने चाहिए, इनके स्रोत होने चाहिए ना आमदनी के, तो वो कहाँ से आते हैं वो हम देखते हैं। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, अभी यहाँ पे देख चुके हो कि स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना भी ग्राम पंचायत का काम होता है, तो वो कर के पैसे भी तो उन्हीं के पास रह रहे हैं, तो वो राशि से वो इन चीजों का ये रख रखाव कराते हैं। ठीक है, ये हो गया। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, जनपद और जिला पंचायत द्वारा कुछ राशि ग्राम पंचायत को भी मिलती है, तो वो पैसे भी उनसे काम करवाते हैं वो। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, समुदाय के काम के लिए बहुत सारे दान भी मिलते हैं, तो इन सारी चीजों से वो ग्राम पंचायत के काम करते हैं, उनकी आमदनी का स्रोत है। इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल जो ये बॉक्स वाले टॉपिक होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सिविक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविक्स क्या, हर जो हमारे हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी है, तीनों के लिए तो ये आपको बिल्कुल पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। ठीक है, निर्माण समिति किसने बनाया है, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, निर्माण समिति, ये आ सकते हैं। निर्माण समिति किस तरह की समिति है, तो ग्राम सभाओं की समिति है। ठीक है, ग्राम सभाओं की समिति है। गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना हो तो यह काम निर्माण समिति की होती है। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है, गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना हो तो ये काम किसका है, निर्माण समिति का है। निर्माण कार्य है ना, तो निर्माण समिति का ही हो सकता है। अब है पंचायत के 3 स्तर, कौन कौन से हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग उसके क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतंत्र का सबसे पहला स्तर है, बता चुके। सबसे नीचे का स्तर क्या है, सबसे पहला स्तर ग्राम पंचायत है। ओके, ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है, किसके प्रति, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होता है, ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ओके, पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड होता है, जिसे इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं।
ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर कौन सा होता है? विकास खंड दूसरा स्तर है, जिसे क्या कहते हैं? जनपद पंचायत कहते हैं या पंचायत समिति कहते हैं। ओके, पंचायत समिति से ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। याद रखिएगा, पंचायत समिति से ऊपर क्या होता है? जिला परिषद या जिला पंचायत। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। संविधान में निर्देश जो दिया गया है वो पंचायत के से जुड़े कानून बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो हमारा ये चैप्टर भी हो चुका। हम पढ़ चुके हैं सरकार के बारे में कि सरकार के क्या कार्य होते हैं। पंचायती राज्य पढ़ चुके हैं। अगले चैप्टर में हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सब पढ़ेंगे। तो हमारा 2 चैप्टर हो चुका है बेटा। और अभी तक जिन्होंने, प्लीज जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज वीडियो को चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मैंने आपको लाइव क्लास के लिए बताया कि लाइव क्लास, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लाइव क्लास चाहते हैं तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करें कि आपको किस टाइम क्लास चाहिए। टाइम आप बताएंगे तभी मैं क्लास ले पाऊंगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर ऐड होते हैं तो लाइव क्लास लेने में तभी मजा आता है। वरना मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ, मुझे वैसे ही लगता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, बच्चे ज्यादा ऐड हो नहीं रहे। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्लास के मैं लाइव क्लास लूंगी, तो उसके लिए आपको साथ के साथ आंसर भी देना है, तो उसके पहले आप थ्योरी पढ़ लेंगे। लाइव क्लास में संडे को ही ले पाऊंगी, तो प्लीज आप मुझे जरूर बता दें, संडे का टाइमिंग बता दें कि किस टाइम में लाइव क्लास आपके लिए ले सकती हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करें। आप जो भी मैंने पूछा है उसके लिए प्लीज कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई आप भी एक्टिव हैं। ओके, ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय।